हेलो गाइस, मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे, सभी अच्छे होंगे। और देखिए, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के ऊपर हम एमसीक्यू सीरीज़ लेके आए हैं, जो कि पहला कंपोनेंट है इकोलॉजी। इसके ऊपर हम एमसीक्यू सीरीज़ करेंगे। आज से जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं हमारे, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो देखिए, चलते हम अपने पहले एमसीक्यू की तरफ। पहला एमसीक्यू क्या है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कंपोस्ट बाय ए प्रोसेस इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। उसे हम क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? कंपोस्टिंग। ठीक है, चलते हम आगे एक्सप्लेनेशन थोड़ी देख लेते हैं इसके बारे में, क्या लिखा है यहाँ पे। Biodegradable waste can be transformed into compost by a process called composting. This process involves the decomposition of organic material by microbes. देखो, ये जो प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो डिकम्पोज हो जाता है बाय माइक्रोब्स की वजह से, विच ब्रेक डाउन दिस मटेरियल इनटू न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल कंडीशन। और ये क्या होता है कि जितना भी मटेरियल होता है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स में चेंज हो जाता है और सॉइल क्या हो जाती है? रिच हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कंपोस्टिंग। क्या बोल रहा है? देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कंपोस्टिंग, एरोबिक कंपोस्टिंग एंड एनएरोबिक कंपोस्टिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एरोबिक कंपोस्टिंग क्या बोल रहा है? दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड वेयर द ऑर्गेनिक वेस्ट इज ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया। जितना भी जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो ब्रोकन डाउन हो जाता है बाय बैक्टीरिया की वजह से एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे देखो, एरोबिक कंपोस्टिंग बोल रहा है कि जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो ब्रोकन डाउन होता है बाय बैक्टीरिया की वजह से एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब देखना आगे क्या वो एनएरोबिक के बारे में क्या बता रहा है कि जितना ही, देखिए यहाँ पे, दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड। क्या बोल रहा है? दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड वेयर द ऑर्गेनिक वेस्ट इज ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें बोल रहा है ये तो एरोबिक हो गया। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो एरोबिक कंपोस्टिंग होता है। तो एनारोबिक कंपोस्टिंग ये होता है कि क्या बोल रहा है? इन दिस मेथड ऑर्गेनिक वेस्ट इज ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है? ब्रोकन डाउन होता है किसकी वजह से? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से इन एन इन्वायरमेंट विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, जो विदाउट ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होता है उसे हम एनारोबिक कंपोस्टिंग कहते हैं। जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होता है उसे हम एरोबिक कंपोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, चलते हम आगे। देखिए, थोड़ा हम देख लेते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में। जैसे यहाँ पे बताया गया है, रिसाइकलिंग, रीयूजिंग एंड वेस्टिंग आर थ्री डिफरेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू वेस्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड। ये तीन कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, दे ईच हैव ए यूनिक इम्पैक्ट ऑन आवर इन्वायरमेंट। इनका हर एक का एक यूनिक इम्पैक्ट पड़ता है, असर पड़ता है किसके ऊपर? इन्वायरमेंट के ऊपर। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं रिसाइकलिंग के बारे में, देखते हैं कि रिसाइकलिंग क्या बता रहा है यहाँ पे। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू न्यू प्रोडक्ट। ये क्या बोल रहा है कि कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू न्यू प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल दैट कैन बी यूज टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, जितना जो रॉ मटेरियल होता है उसको हम यूज करते हैं टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। ठीक है, मटेरियल दैट कैन ऑफन बी रिसाइकल्ड इंक्लूड, कौन सा इसमें क्या क्या इंक्लूड है? ग्लास है, ठीक है, प्लास्टिक है, पेपर है एंड मेटल्स है। ठीक है, रिसाइकलिंग हेल्प रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, अब रिसाइकलिंग क्या बोल रहा है कि ये मदद करता है रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, ये किस में? रॉ मटेरियल की कंजप्शन में है, उसमें मदद करता है, उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, उसमें मदद करता है। ठीक है, एनर्जी यूजेज, ठीक है, एनर्जी जब इसको हम यूज करेंगे तो एनर्जी मिलती है एंड पोल्यूशन कॉज बाय वेस्ट। अगर हम क्या करेंगे, जितना भी जो ये जो होता है ना, जितना भी रॉ मटेरियल है, अगर इसको हम वेस्ट करेंगे तो इससे पोल्यूशन पैदा होता है। क्या होता है? पोल्यूशन पैदा होता है। जैसे अब देखो आगे हम रीयूजिंग के बारे में देखते हैं। दिस इन्वॉल्व यूजिंग आइटम एज मेनी
times as possible before discarding item or using an item for a new purpose instead of throwing it away. This could mean repairing a broken device instead of buying a new device. One are using discarded for storage. ठीक है, by reusing we reduce waste and also the demand for new products. देखो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको क्या करना चाहिए. रीयूजिंग का मतलब यही है कि आपको क्या करना है, जितने भी प्रोडक्ट्स आपको मतलब घर पे है, कोई टूटा फूटा आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, लेकिन आप क्या करो, उसको उसी प्रोडक्ट को ठीक करवाओ, ठीक है, उसी को यूज़ करो आप घर में. मतलब आप क्या करो कि जो न्यू प्रोडक्ट है उसको खरीदने के बजाय आप क्या करो, आपका जो पुराना प्रोडक्ट है आप उसी को यूज़ करो. रीयूजिंग का मतलब यही होता है. ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है. यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट दैट हेल्ड इन 1992 एट रियो डी जनेरो इज आल्सो नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं, अर्थ समिट कहते हैं. क्या कहते हैं उसको हम, अर्थ समिट. देखो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, क्योंकि मैं ये जो एमसीक्यू सीरीज लेके आया हूँ, ठीक है, ये टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज रहेगी आपके लिए, ठीक है, और ये काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है एग्ज़ाम के लिए. कब क्वेश्चन आ सकता है इसके बीच में से. ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं हम, इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, द कॉन्फ्रेंस. देखो यहाँ पे हम पढ़ते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द कॉन्फ्रेंस इन क्वेश्चन इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट दैट वाज हेल्ड इन रियो दी जेनेरो ब्राज़ील इन 1992 में इसको हेल्ड किया गया था. ठीक है, इट इज़ मोर पॉपुलरली रेफर्ड एज द अर्थ समिट और रियो समिट. ओवर 170 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड अलॉन्ग विद थाउजेंड ऑफ एनजीओ एंड जर्नलिस्ट की के साथ, मतलब उन्होंने 170 कंट्रीज जो थी इसके अंदर, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. इट रिजल्टेड इन इंपॉर्टेंट ट्रीटीज लाइक द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड द क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन. एजेंडा 21 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज आल्सो फॉर्मुलेटेड. The United Nations Conference on Environment and Development held in 1992 at Rio de Janeiro is known as Earth Summit. In summary यहाँ पे बताया गया है, the popular name of landmark 1992, the UN Conference on the Environment in Rio in Earth Summit और Rio Summit is more a major global focus on environment issue के लिए. ये जो explanation दी है आप इसको अच्छे से पढ़ लेना. ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. यहाँ पे बताया गया है एन इकोलॉजिकल सक्सेशन. अब यहाँ पे बात करता है इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में वो. ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन विच बिगन ऑन ए प्लेस रिच इन इनऑर्गेनिक कंटेंट बट पोर इन ऑर्गेनिक कंटेंट. ठीक है, क्या बोल रहा है, an ecological succession which began on a place rich in inorganic content. किस में, inorganic content में rich है, but poor किस में है, organic content में. उससे हम क्या कहते हैं, autotrophic succession. ठीक है, याद रखना कि autotrophic succession क्या होता है, जो inorganic content में rich होता है but poor किस में होता है, organic content में. ठीक है, आगे चलते हैं हम, थोड़ी explanation होगी इसके बारे में. इकोलॉजिकल सक्सेशन टर्म हुआ काइंड बाय हर्ट 1885 में उसने ये टर्म दी थी. फेमस इकोलॉजिस्ट क्लेमेंट डिफाइंड इकोलॉजिकल सक्सेशन एज द नेचुरल प्रोसेस बाय विच द सेम लोकेलिटी बिकम्स सक्सेसिवली कॉलोनाइज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप और कम्युनिटीज ऑफ प्लांट. अब एटोट्रॉफिक सक्सेशन देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, व्हेन ए प्लांट इन रिच इन इनऑर्गेनिक कंटेंट, जब कोई भी नहीं, व्हेन ए प्लेस इज रिच इन इनऑर्गेनिक कंटेंट. ठीक है, जब कोई प्लेस इनऑर्गेनिक कंटेंट में रिच होती है और पोर होती है ऑर्गेनिक कंटेंट मैटर में, द डेवलपमेंट ऑफ सक्सेशन ऑफ प्लांट, जो डेवलपमेंट होती है प्लांट की ओवर दैट एरिया इज कॉल्ड एटोट्रॉफिक सक्सेशन. उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन. ठीक है, इट स्टार्ट इन एन इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट. ये किस इन्वायरमेंट के अंदर स्टार्ट होता है सक्सेशन, इसकी कौन सा इन्वायरमेंट, इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट के अंदर. ठीक है, व्हेन देर आर मोर ग्रीन प्लांट्स देन एनिमल. यहाँ पे देखो ज़्यादातर क्या होता है कि मोर ग्रीन प्लांट्स होते हैं. क्या होते हैं यहाँ पे, ज़्यादातर मोर ग्रीन प्लांट्स होते हैं. एज ए रिजल्ट ऑफ सक्सेशन द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोइंग थ्रू द इकोसिस्टम. क्या बोल रहा है कि
एज ए रिजल्ट ऑफ सक्सेशन द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोइंग थ्रू द इकोसिस्टम इंक्रीज होती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है एज ग्रीन प्लांट क्रिएट फूड। ग्रीन प्लांट क्या करता है? खुराक बनाता है, फूड बनाता है एंड कंट्रीब्यूट टू प्रोविजन ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। फिलहाल तो यहाँ पे कुछ टाइप्स दी हुई हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में, इसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन कहाँ पे होती है? देखो जी, प्राइमरी सक्सेशन वहाँ पे होती है जो रॉकी एरियाज होता है, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन जहाँ पे होता है, जहाँ पे कोई लिविंग फैक्टर नहीं होता, ठीक है, जो मतलब जैसे यहाँ पे मतलब रॉकी एरिया, चट्टाने ही चट्टाने हैं वहाँ पे, मतलब कोई लिविंग फैक्टर नहीं है, कोई मतलब वेजिटेशन वहाँ पे नहीं है, तो वो प्राइमरी सक्सेशन कहलाया जाता है। वो क्या कहलाया जाता है? प्राइमरी सक्सेशन। अब इसी तरीके से हम सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में देखते हैं। इट बिगिन फ्रॉम प्रीवियसली सस्टेन्ड लिविंग मैटर। अब देखो यहाँ पे लिविंग मैटर होता है, ठीक है, यहाँ पे वेजिटेशन होती है, लेकिन जहाँ पे वेजिटेशन होती है, जहाँ पे लिविंग मैटर होता है, उसे हम सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि ये गॉड डैमेज्ड हो जाता है, ठीक है। ये वेजिटेशन जहाँ पे होती है, ये किसकी वजह से होती है? क्लाइमेट फैक्टर की वजह से, लाइक जैसे यहाँ पे बताया है, फ्लड की वजह से, फायर की, एसिड रेन की वजह से, ये जितना भी वेजिटेशन यहाँ पे होती है सेकेंडरी सक्सेशन में, ये डैमेज हो जाती है, ठीक है। अब एटोजेनिक सक्सेशन भी देख लो आप। एटो मीन्स सेल्फ और सेम एंड जीनिक मीन्स प्रोड्यूसिंग, ठीक है। द डेवलपिंग प्लांट कम्युनिटी ब्रिंग्स अ चेंज इन द कंडीशन ऑफ ए पार्टिकुलर प्लेस, ठीक है, विच इज़ नॉट सूटेबल फॉर देम बट क्रिएट्स और प्रोड्यूस एन इन्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी, ठीक है। आप ये जो इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं जी, एल्लोजेनिक सक्सेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। It is caused by abiotic factor. In contrast to atogenic succession, allogenic succession is an abiotic factor driven condition. The habitat of an ecosystem is changed due to volcanic eruption. अब जो habitat क्या होता है? वो habitat of an ecosystem, वो मतलब उसके एड्रेस के बारे में बात करता है, ठीक है, कि habitat of an ecosystem is changed due to volcanic eruption की वजह से चेंज होता है, क्लाइमेट के चेंज की वजह से, कॉमेट स्ट्राइक, अर्थ के की वजह से, फ्लड, ड्रॉट। अब आगे आप देख लो इंट्यूड सक्सेशन क्या होता है, ठीक है, एटोट्रॉफिक सक्सेशन क्या होता है, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। जैसे यहाँ पे है हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, दिस इकोसिस्टम कंस्टिट्यूट अ सिस्टमैटिक लिंक बिटवीन द टेरेस्ट्रियल एंड मैराइन इकोसिस्टम। अब वो कौन सा लिंक है जो टेरेस्ट्रियल और मैराइन इकोसिस्टम के बीच में आता है, ठीक है, उनके बीच में एक लिंक प्रोवाइड कराता है, ठीक है, और वो होता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। कौन सा फॉरेस्ट होता है? मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है, जो एक सिस्टमैटिक लिंक प्रोवाइड करवाता है बिटवीन टेरेस्ट्रियल और मैराइन इकोसिस्टम के बीच में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम आगे, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, चलते हैं हम आगे। अब यहाँ पे देखिए, ट्रोपोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर ये किसको बिलोंग करता है? ये एटमोस्फेयर को, किसको बिलोंग करती है? एटमोस्फेयर को बिलोंग करती है, ठीक है। चलते हैं जी हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे थोड़ी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पे जैसे लिथोस्फेयर यहाँ पे बताइए, इज द रॉकी आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ। क्या है? रॉकी आउटर पार्ट, अर्थ का जो रॉकी एरिया ऊपर आउटर पार्ट होता है जिसका, इट इज मेड अप ऑफ ब्रिटल क्रस्ट की वजह से बना होता है, एंड टॉप पार्ट ऑफ द अपर मेंटल से द लिथोस्फेयर इज द कूलेस्ट एंड मोस्ट रिजिड पार्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हाइड्रोस्फेयर के बारे में, इज द लेयर ऑफ वाटर सरफेस। अब देखो वाटर सरफेस, यहाँ पे हाइड्रोस्फेयर के अंदर ये वाटर आता है, ठीक है। इट कंप्रेस ऑल फॉर्म ऑफ लिक्विड, ये किससे मतलब ऑल हर किस्म का जो लिक्विड फॉर्म होती है उससे बना होता है, और फ्रोजन सरफेस होती है, वाटर होता है, ग्राउंड वाटर होते हैं, वाटर वेपर होते हैं। अब बायोस्फीयर के बारे में यहाँ पे बता रहा है, बायोस्फीयर क्या होता है, ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। is the life supporting segment of Earth's surface which extend from the few kilometer in the atmosphere to the deep sea shelves of the ocean. It is a global chain of ecosystem consisting of living organism, biotic में आते हैं, और नॉन लिविंग अबायोटिक में आते हैं कंपोनेंट फीचर, विच फॉर्म द एनर्जी चेन ऑफ फ्लो। एक एनर्जी चेन बनती है जो एनर्जी फ्लो होती है, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी ऑफ इकोलॉजी। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी ऑफ इकोलॉजी, ठीक है, और वो होता है इकोसिस्टम। बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी ऑफ इकोलॉजी क्या होता है? वो इकोसिस्टम ही होता है, ठीक है।
ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट, थोड़ा देख लेते हैं हम इकोसिस्टम के बारे में। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट, किससे बना होता है? ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट से। ठीक है, कंप्राइज लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अबायोटिक कंपोनेंट, किससे बना है? कंप्राइज लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अबायोटिक कंपोनेंट कंप्राइजिंग फिजिकल फैक्टर इसमें होते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, विंड हो गया, सॉइल हो गया एंड मिनरल हो गया। ठीक है, ऑल दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ ईच अदर, ऑल दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, एंड देयर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड अदर एक्टिविटीज बाय आर अफेक्टेड बाय द अबायोटिक कंपोनेंट, और उसकी ग्रोथ और जो मतलब रिप्रोडक्शन होती है वो किसकी वजह से अफेक्टेड होती है? अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम की वजह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इकोसिस्टम दो टाइप के होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम हो गया, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया। अब नेचुरल इकोसिस्टम आपको अच्छे से पता होगा क्या होता है। दिस टाइप ऑफ इकोसिस्टम क्रिएटेड बाय नेचुरल इटसेल्फ, नेचर इटसेल्फ, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, पाउंड्स, ओशन, लेक्स, जितना भी आते हैं ये नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, दिस टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्रॉप, फील्ड, गार्डन, ठीक है, एक्वेरियम, डैम्स वगैरह, ये तभी आर्टिफिशियल, सभी जो के क्या आते हैं? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हम आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ फूड चेन इज करेक्ट? इसमें से कौन सी फूड चेन की जो फूड चेन का जो ऑर्डर होगा वो करेक्ट होगा? सबसे पहले क्या होता है, देखो सबसे पहले हर्बीवोरस। ठीक है, हर्बीवोरस, उसके अंदर प्लांट्स वगैरह आ गए, उसके बाद कॉर्निवोरस हो गया, उसके बाद ओमनीवोरस हो गया, डाइट्रीवोरस हो गया। तो ये एक ऑर्डर होता है फूड चेन का जो करेक्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं जी, हम थोड़ा फूड चेन के बारे में देख लेते हैं। फूड चेन रेफर टू द ऑर्डर ऑफ इवेंट इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, क्या बोल रहा है? द फूड चेन रेफर टू द ऑर्डर ऑफ इवेंट इन एन इकोसिस्टम वेयर वन लिविंग ऑर्गेनिज्म ईट अनदर ऑर्गेनिज्म। जब एक ऑर्गेनिज्म, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या खाता है? दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। लेटर दैट ऑर्गेनिज्म इज कंज्यूम्ड बाय अनदर लार्ज ऑर्गेनिज्म, और लेटर बाद में क्या करता है? एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है? कंज्यूम करता है अनदर, दूसरे लार्ज ऑर्गेनिज्म को। द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स, द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी एंड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल फॉर्म ए फूड चेन बनता है। ठीक है, जैसे की पॉइंट यहाँ पे बताया कि द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल फॉर्म ए फूड चेन। जैसे यहाँ पे सन हो गया, द प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया, डिकम्पोजर हो गया। आपने पढ़ा होगा अच्छे से, सन क्या होता है, उससे प्रोड्यूसर जो कि वो एनर्जी लेते हैं, कैसे लेते हैं, उसके कंज्यूमर क्या जो कि प्रोड्यूसर को खाते हैं, उसके बाद डिकम्पोजर आते हैं। ठीक है, तो ये एक चेन होता है, किसके? फूड चेन कहलाया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हर्बीवोरस के बारे में देखते हैं। हर्बीवोरस इज एन एनिमल दैट गेट्स इज एनर्जी फ्रॉम ईटिंग प्लांट एंड ग्रासेस। मैनी हर्बीवोरस हैव स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम दैट लेट देम डाइजेस्ट ऑल काइंड ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग ग्रासेस। एग्जांपल काउ, एग्जांपल हो गया काउ, शीप, गोट वगैरह, ये हर्बीवोरस के अंदर होते हैं, जो क्या होते हैं? जो एनर्जी फ्रॉम ईटिंग प्लांट्स और ग्रासेस से जो एनर्जी लेते हैं, हर्बीवोर्स के अंदर आता है। और कॉर्निवर्स आर दोज एनिमल हुज फूड एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ड्राइव सोलली फ्रॉम एनिमल टिश्यू और मीट से जो एनर्जी हासिल करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये कार्निवोर्स के अंदर आ जाते हैं। ओमनीवोरस वो क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? दैट इन प्लांट एंड एनिमल को खाते हैं, दोनों को खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और प्लांट्स से भी एनर्जी को हासिल करते हैं, एक्वायर करते हैं, और एनिमल से भी एनर्जी को एक्वायर करते हैं। दे जनरली occupy the third trophic level alongside meat eating carnivores. They are a diverse group of animal. एग्जाम्पल जैसे बीर हो गया, बर्ड्स हो गया, डॉग्स हो गया, रैकून्स हो गया, फॉक्सेस हो गया। ठीक है, इंसेक्ट्स एंड इवन ह्यूमंस वगैरह इसमें भी आते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम डाइट्रीवोर्स के बारे में आप पढ़ लेना अच्छे से। क्या है? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय कंज्यूमिंग डेट्रिटस। डिकम्पोज हो जाते हैं जब प्लांट और एनिमल एज वेल एज फिशेस। ठीक है, डिकम्पोज होते हैं प्लांट और एनिमल, उसके बाद वो एकदम, तो ये डाइट्रीवोर्स कहलाया जाता है। ठीक है, अब बाकी अच्छे से ये पढ़ लेना जो भी लिखा है यहाँ पर। ठीक है, यह भी हो गया आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड? ठीक है, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। तो वो लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन सा होता है? ओशन इकोसिस्टम। ओशन इकोसिस्टम क्या होता है? लार्जेस्ट इकोसिस्टम होता है। क्या कहलाया जाता है? लार्जेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में से कौन सा होता है? ठीक है, गार्डन। गार्डन क्या कहलाया जाता है? एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो लो यहाँ पे की पॉइंट्स कुछ हैं। एन इकोसिस्टम इज अ बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ये याद रखना, आपको क्वेश्चन को पूछ ले यहाँ पे, बेसिक फंक्शनल यूनिट पूछ ले इकोलॉजी का, तो आप बता देना उसको इकोसिस्टम। ठीक है, इसेंशली एन इकोसिस्टम इज ए चेन ऑफ इंटरेक्शन। एक चेन होती है इंटरेक्शन की अमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान एंड देयर रिस्पेक्टिंग इन्वायरमेंट के दरमियान। द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट काइंड बाय ए जी टांसले ने दी है, who was an English botanist in the year 1953. Ecosystem can be broadly classified into two types: terrestrial ecosystem, aquatic ecosystem. ठीक है, अब देखो इकोसिस्टम, अब इकोसिस्टम को क्लासीफाई दो टाइप्स में, नेचुरल इकोसिस्टम हो गया, मैन मेड इकोसिस्टम हो गया, उसको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी कहते हैं। उसको अच्छे से आप पढ़ लेना, ये आगे मैंने दिया हुआ है। ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या हो गया, क्या हो रहा है? दिस टाइप ऑफ इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बना होता है दैट लिव इन कोऑर्डिनेशन विद द बायोटिक अबाउट फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट। अब ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या हो गया? कंसिस्ट ऑफ ग्रासेस से बना। टुंड्रा इकोसिस्टम, लैग ट्रीज होती हैं, यहाँ पे ट्रीज की कमी होती है एंड दे फाउंड इन ए कोल्ड क्लाइमेट में पाए जाते हैं, और इन एरियाज वेरी लो रेनफॉल यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, दे आर कवर्ड विद स्नो फॉर मोस्ट, ज़्यादा साल मतलब वहाँ पे क्या होता है, स्नो से कवर होते हैं, जैसे आर्टिक और माउंटेन टॉप्स ऑन द टुंड्रा टाइप ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है, अब डेजर्ट इकोसिस्टम कहलाया जाता है। दिस आर द रीजन विद वेरी लिटिल और नो रेनफॉल, यहाँ पे बिल्कुल रेनफॉल नहीं, यहाँ पे होती ही नहीं है इतनी ज़्यादा रेनफॉल। ठीक है, होती नहीं है। ठीक है, करेक्टराइज बाय वेरी हॉट डेज यहाँ पे होते हैं एंड कोल्ड नाइट्स, ठंडी रातें होती है। फॉर एग्जांपल सहारा डेजर्ट हो गया, थार डेजर्ट हो गया। ठीक है, ये डेजर्ट इकोसिस्टम कहलाया जाता है। ठीक है, अब मैराइन इकोसिस्टम क्या हो गया? एक्वेटिक इकोसिस्टम कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू मैराइन इकोसिस्टम एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। अब मैराइन इकोसिस्टम क्या होता है? देखो, द मैरीन इकोसिस्टम कंप्राइज ऑफ ओशन और सीज से बना होता है। दिस टाइप ऑफ इकोसिस्टम आर कैरेक्टराइज बाय हाई साल्ट कंटेंट होता है यहाँ पे, ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ठीक है, अब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम क्या होता है? देखो, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो गया, तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज एन एक्वेटिक इकोसिस्टम दैट कंप्राइजेस में लेक्स होती हैं, पॉन्ड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स अलोंग विद द डिफरेंट वेटलैंड। दिस टाइप ऑफ इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इसमें नो साल्ट, इतने इस फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में साल्ट की कमी होती है। ठीक है, अनलाइक द मैरीन इकोसिस्टम, और मैरीन इकोसिस्टम के अंदर साल्ट जो कि हाई साल्ट कंटेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्वायरमेंट स्टडी एम्स एट डेवलपिंग। क्या होता है? देखो जी, क्या बोल रहा है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज एम्स, उसका एम क्या है? क्या डेवलप करना। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लोकल इन्वायरमेंट। बिल्कुल जी सही बोल रहा है कि अंडरस्टैंड करना लोकल इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंट इशू को, अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल, पूरे मतलब ऑल ओवर इन्वायरमेंट को भी अंडरस्टैंड करना, टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड इन्वायरमेंट। तो ये तीनों करेक्ट होंगे। ठीक है, ऑल ऑफ अबव इसमें आएगा। ठीक है, देखो चलते हैं आगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोजेक्ट टाइगर वॉज स्टार्टेड इन, कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो कि स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आगे इसकी एक्सप्लेनेशन भी शायद दी होगी यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं दी, आप यहाँ पे सर्च करके देख लेना गूगल पे, और उसके बारे में थोड़ा जितनी भी डिटेल में दिया होगा वो अच्छे से वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, और डिफॉरेस्टेशन के बारे में भी देख लेना, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद एफॉरेस्टेशन के बारे में क्या होता है। ठीक है, और ये अच्छे से जो भी दिया हुआ है यहाँ पे अच्छे से, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी एग्जाम्स हैं ज़्यादातर क्वेश्चन अगर डालेंगे तो इसी लेवल का क्वेश्चन डालते हैं, JB JK SSB के अंडर जितने भी एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, और गैस हमारा जो कि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट हम MCQ सीरीज़ लेके आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे लेके आएंगे। तो फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।